से शुरू कर रही हूं आरके सिंह। ये क्या हम इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क को, उनकी टिप्पणी को एब्सोल्यूट बिल्कुल अपनी सहूलियत से देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने? भाई, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखकर दे दिया कि वहां अगर केंद्र का एक एडिशनल होगा तो एक एडिशनल राज्य सरकार का भी होगा नुमाइंदा काउंटिंग के दिन पर, तो बैलेंस हो गया। फिर फर्दर किसी जजमेंट की जरूरत कहां रह गई सुप्रीम कोर्ट को? इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। थैंक यू गरिमा जी। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, हमें इस बात को समझनी होगी। हाँ। जी, हमें इस बात को समझनी होगी गरिमा जी कि पिछले 2 साल में, स्पेशली लास्ट ईयर से आज तक, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो एक्सरसाइज है, स्पेशली 2 राज्यों को लेकर के, बिहार और उत्तर प्रदेश, और इसका इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इन दोनों राज्यों में जब एसआईआर और ये सारी प्रक्रिया हुई तो हर एक स्टेज पे ये लोग, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, स्पेशली ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां, वो सुप्रीम कोर्ट में आई। और मैं बहुत ऑथोरिटी के साथ कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑपोजिशन पार्टियों के किसी भी कंसर्न को एक वैलिड बरियल नहीं दिया था, और आज भी लगभग यही हुआ। मुझे इस बात का पूरा उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि जो आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बता रही थी, ये प्रश्न हार जीत का नहीं है गरिमा जी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये पूरी चुनाव अगर आप वेस्ट बंगाल को देखें तो फेडरल स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल लहूलुहान है, ब्लड, जिसको कहते हैं ब्लड सोक्ड फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इतने बड़े ट्रस्ट डेफिसिट में फंक्शन कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैंडेट था कि वो एक हार्मोनियस आर्बिट्रेटर का काम कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, आई रिस्पेक्ट माई कोर्ट वेरी मच, बट अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट हियर हैज फेल्ड द इंस्टीट्यूशन। आई मस्ट से विथ ऑल क्लैरिटी, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी अपने इस हुकूक पे खड़ा नहीं उतरा है। और जहां तक आज की बात है, अब आप एक चीज देख लीजिए, इलेक्शन प्रोसेस में जो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सैक्रोसेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने, क्योंकि जहां से बात शुरू की, अगर उसी की थोड़ी सी और एनालिसिस हो जाए, आप ये कह रहे हैं कि 27 लाख लोग छूट गए, उसके बावजूद इलेक्शन कंडक्ट हुआ, उसके बावजूद पोल हुआ, उसी पर रिजल्ट आ रहा है, आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ठीक है, आपने जब कह ही दिया तो फिर हाथ कंगन को आरती क्या मैं बोल ही देता हूँ। मैं सोच रहा था कि ना बोलूं। अब 27 लाख लोग पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर चले गए। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज साहब ने बोला कि डजंट मैटर, इफ यू डू नॉट वोट दिस टाइम यू कैन वोट नेक्स्ट टाइम। इट्स जस्ट लाइक वो जो फ्रेंच क्वीन थी, यू डोंट हैव ब्रेड हैव केक, राइट? तो आप ऐसी बात समझिए। आई एम वेरी सर्टेन दैट राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। द पावर ऑफ वन सेज even if one person is left behind, that process becomes vitiated. Like एक रुपए का अगर घपला हो या 1000 का घपला हो, वो घपला ही मानता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ तो 27 लाख लोग इस पूरे प्रोसेस से छूट गए। और दूसरी बात, अब ये देखिए, जब आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का एक, जिसको कहते हैं रोमांटिक वर्ड इस्तेमाल किया आपने वोटर प्यूरिफिकेशन के लिए, तो ये कहीं भी स्टैचू का पार्ट नहीं था, ये आपकी इमेजिनेशन थी। इस इमेजिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो इनहेरेंट पावर है 142 का इस्तेमाल करके उसको साइंटिफाई कर दिया। और एक सांप अपने गर्दन में लपेट लिया। वो क्या था साहब, कि अब आप दोनों आदमी हट जाइए, अब मैं ये करा दूंगा। आपने करा दिया उसको क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया, उससे 27 लाख लोगों की जो मुश्किलें थी वो सॉल्व हो गई, नहीं हुई ना। अल्टीमेटली वो छूट गया। मैं अब कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये क्या आज होता हुआ दिखा क्या सुप्रीम कोर्ट में? भाई, अगर ऑलरेडी वहां माइक्रो ऑब्जर्वर काउंटिंग डे पर, काउंटिंग की टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहां मौजूद है, तो ये चुनाव आयोग कहता दिख रहा है कि भाई एक और चाहिए सेंट्रल का एम्प्लॉय या पीएसयू का एम्प्लॉय। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर दोनों भी काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग एजेंट दोनों भी अगर केंद्र सरकार के हों तो भी वी कैन नॉट इंटरवीन इन दैट। Right, you cannot intervene because you have decided to selectively intervene as and when it pleases you, right? So now coming to the point which you have raised, अब इलेक्शन प्रोसेसेस में 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग एजेंट्स। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये विम्स एंड फैंसीज के नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के,
कि जब मन किया कोई क्लॉज जोड़ दिया, जब मन किया किसी ऑफिसर को हटा दिया, जब मन किया इंट्रोड्यूस कर दिया। जब ऑलरेडी माइक्रो ऑब्जर्वर्स की प्रोविजन ऑलरेडी थी वहां पे, और हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग एजेंट्स में ये प्रोविजन थी, who has mandated Election Commission of India to introduce these kind of officials afresh? If they have been introduced, then it must be explained. जो डेमोक्रेसी है हमारी, इलेक्शन जो है वो पार्टिसिपेटरी है गरिमा जी, ये वन साइडेड नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के समय एक यूनिटरी बॉडी के रूप में काम करता है, अपनी दादागिरी करने के लिए नहीं कि जब मन किया जो भी मन किया इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर ऐसा कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास 142 में पावर था कि उसको रिविजिट करता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये पूछता कि ये इस टाइप के जो आपने ऑफिसर्स को इंट्रोड्यूस करे हैं उसके पीछे का रैशनल क्या है, कहाँ पे आपको ये गुप्त सूचना मिल गई कि इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी होने वाली है, और ये सूचना आपको कब मिली? आप ठीक है, आप ओपनली नहीं बता सकते, सील्ड कवर में दे दीजिए। आप सील्ड कवर में तो दे ही सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, उन लोगों ने बोला कि वी कैन नॉट। ये सवाल भी बस आरके सिंह 2-3 सवाल और आपसे पूछ रही हूँ। ये सवाल पूछा जाना चाहिए भाई 13 अप्रैल का ये सर्कुलर है जिसमें वो जरूरत महसूस कर रहे हैं गड़बड़ी हो सकती है काउंटिंग डे पर, इसलिए एडिशनल केंद्र के नुमाइंदे को रखना वहां जरूरी है। तब तक ना पहले फेज का इलेक्शन हुआ था ना दूसरे फेज का इलेक्शन हुआ था, तो ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे मिली जब ऑलरेडी वहां कितने लोग डिप्लॉयड हैं, पूरी मशीनरी बदल दी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर होम सेक्रेटरी तक, कमिश्नर से लेकर डीजीपी तक, बाकायदा यहां से पुलिस ऑब्जर्वर यूपी कैडर का वहां पहुंचा दिया गया। तो ये गड़बड़ी की आशंका, हालांकि काउंटिंग रूम में वो एक अलग मैकेनिज्म है, ये कहां से, किन सोर्सेस से पता चलता है चुनाव आयोग को कि गड़बड़ी हो सकती है? यही वही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला ट्रांसपेरेंसी का है। कॉइनिंग रोमांटिक वर्ड्स will not satisfy the provisions of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जो रोमांटिक वर्ड्स है ना कि मुझे पता चला है, गड़बड़ी की आशंका है, ये विम्स एंड फैंसीज की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका जब दिल करता है कुछ भी करने का, तब आप एक क्वाइन करते हैं फ्रेज और उस फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिस इंस्टीट्यूशन को इन फ्रेज को तौलने का, मापने का और उनको वे करने का अधिकार है, वो कहता है कि चुनावी प्रक्रिया है, वो अभी चल रही है और हम इसको वे नहीं करेंगे। तो ऐसे तो ये बिल्कुल कमाल की बात हुई। एज ए लॉयर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत एग्रीव्ड फील करता हूँ कभी कभी, मुझे बहुत पीड़ा होती है क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन के साथ बड़ा हुआ हूँ। हम सभी जैसे इस खबर को तमाम मीडिया चैनल्स बाकायदा अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और मैं इसका बिल्कुल अलग पक्ष सामने रख रही हूँ, क्या मैं आरके सिंह इसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज नहीं किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिख कर दे दिया कि भाई हम वहां राज्य सरकार का भी नुमाइंदा रखेंगे जो हमारे ऑलरेडी सर्कुलर में मेंशन है, और इससे काउंटिंग टेबल बैलेंस हो जाती है, इसलिए फर्दर कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। नहीं, ये प्रश्न जीत हार का नहीं है, ये बैलेंसिंग एक्ट का भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास टीएमसी बैलेंसिंग एक्ट के लिए नहीं गई थी कि आप दोनों पक्षों को खुश कर दें। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी दोनों पक्षों को खुश करने की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी सिर्फ एक है और वो स्पष्ट है बिल्कुल कि ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन आया कहां से। अगर ये रीजनेबल बायसनेस का केस बनता है तो इस प्रोविजन को जाना होगा, और अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन है 13 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट को ये पूछना चाहिए था कि आपको ये रीजनेबल एप्रीहेंशन कहां से आया। मतलब आप नहीं बता सकते, जरूरी सर्कुलर है, फिर तो बिल्कुल ही आप अलग बात कह रहे हैं। ये सर्कुलर ही 13 अप्रैल का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गैर जरूरी है। That is what I am trying to tell you. When there is a provision for handbook of returning officers and for that provision, macro observers का already provision है, तो इस टाइप के एप्रीहेंशन में इस टाइप के अफसरों की नियुक्ति और वैसे वोलेटाइल सिचुएशन पे जहां पे सेंटर और स्टेट और इलेक्शन कमीशन के बीच में इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, ये उस ट्रस्ट डेफिसिट को और बढ़ा रहा है और आप थोड़ी रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ा रहा, और आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को तो ये सवाल पूछना चाहिए था, पर खैर विजय शर्मा